गंगा अपने पति रमेश के साथ जिद करके अपने दादा के श्राद्ध में मायके आई थी। हालांकि रमेश ने उसे बार बार यही कहा था कि बिन बुलाए वहां जाना ठीक नहीं है। फिर भी वह नहीं मानी और अपना हक समझते हुए वहां पहुंची गई। गंगा ने सोचा था कि दुख की इस घड़ी में वहां पहुंचने पर परिवार वाले सभी लोग गिले शिकवे भूलकर उसे अपना लेंगे और दादा के मौत का दुख जताएंगे, पर उसका ऐसा सोचना गलत साबित हुआ। सभी ने गंगा को देखकर भी नजरअंदाज कर दिया, मानो वह कोई अजनबी हो। इसके बावजूद भी गंगा को उम्मीद थी कि परिवार वाले भले ही उसे नज़रअंदाज करें, माँ ऐसा नहीं कर सकती। तभी गंगा ने रमेश की तरफ इस तरह देखा, मानो वह माँ के पास जाने की इजाज़त ले रही हो। फिर वह अकेले ही माँ की तरफ बढ़ गई। उस समय गंगा की माँ औरतों के हुजूम में आगे बैठी हुई थी। जब माँ ने गंगा को अपने करीब आते देखा तो वे उठकर तेजी से दूसरे कमरे में चली गई। माँ के पीछे पीछे गंगा भी वहां पहुंच गई और प्यार से बोली, माँ यह सब कैसे हुआ? क्या दादाजी बहुत दिनों से बीमार थे? तुमसे मतलब, आखिर तुम पूछने वाली होती कौन हो? चली जाओ यहाँ से, फिर कभी भूलकर भी इस घर की तरफ मत देखना, नहीं तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। गुस्से से खींचते हुए उसकी माँ बोली, ऐसा न कहो माँ, नहीं तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। आखिर तुम्हारा ही तो सहारा है मुझे। माँ होकर भी तुम मेरे मन की भावना को नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा? रोते हुए गंगा बोली, नहीं समझना है मुझे, कुछ नहीं समझना है। खींचते हुए उसकी माँ ने कहा, क्यों नहीं समझना है माँ? तुम्हें समझना ही पड़ेगा, अपनी बेटी के दुख को महसूस करना ही पड़ेगा। आखिर मेरा इतना ही कसूर था ना कि मैंने रमेश से सच्चा प्यार किया, उससे शादी की जो हमारी बिरादरी का नहीं है। लेकिन माँ, तुम मुझे गौर से देखो कि मैं रमेश के साथ कितनी खुश हूँ। मुझे किसी बात का दुख नहीं है। खुशी जताते हुए गंगा ने कहा, मुझे कुछ नहीं देखना है और ना ही सुनना है। बस तुम अभी और इसी समय उस रमेश को लेकर यहाँ से चली जाओ, ताकि तुम्हारी दादा का श्राद्ध शांतिपूर्ण हो सके। हम यहाँ से चले जाएंगे माँ, रहने के लिए नहीं आए हैं, केवल दादा के श्राद्ध में आए हैं। बस उसे पूरा हो जाने दो, क्योंकि दादा से मेरा और मुझसे उनका कितना गहरा लगाव था, यह तुम अच्छी तरह से जानती हो। सुबकते हुए गंगा ने कहा, इसलिए तो तुम उस कलमुहे रमेश के साथ भाग गई और कोर्ट में जाकर शादी कर ली। तब तुम्हें दादा का इतना ख्याल नहीं था, जबकि उन्होंने तुम्हारी याद में अपनी जान दे दी। मुझे दादा का बहुत ख्याल था माँ। मैं क्या करती? आप सभी तो मुझसे खफा थे। डर के चलते मैं नहीं आ सकी। रोते हुए गंगा ने कहा, बड़ी आई डर वाली। जब इतना ही डर था तो घर से कदम बाहर निकालते समय हजार बार सोचती, फिर भी कुछ नहीं सोचा। अरे, क्या अपनी बिरादरी के लड़कों की कमी हो गई थी जो इस नासपीटे रमेश के साथ भाग गई? तीखी आवाज में उसकी माँ ने कहा। माँ के सवालों को जवाब देने के बजाय गंगा ने कहा, माँ मुझे जी भरकर कोस लो, लेकिन उन्हें कुछ न कहो, क्योंकि अब वे मेरे पति हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे दुनिया में केवल एक तुम ही पति वाली हो, बाकी सब दिखावे वाली हैं। खिल्ली उड़ाते हुए उसकी माँ बोली, माँ, मेरी अच्छी माँ, तुम तो मुझे ऐसा न कहो। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरी बेटी अच्छे घर में ब्याह है, सुख शांति से रहे। उन्हीं में से मैं एक हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने अपने जीवन साथी का खुद ही चुनाव कर तुम लोगों की परेशानी को दूर कर दिया है। इसके बावजूद भी सभी की तरह तुम भी मुझे नज़रअंदाज कर रही हो। दुखी होकर गंगा ने कहा, हाँ, तुम इसी काबिल हो, इसलिए नहीं मिलेगा अब तुम्हें वह लाड़ प्यार और अपनापन जो कभी यहाँ मिला करता था। गंगा की माँ की बातें अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि पिता, भाई, बहन व भाभी सभी वहां आ गए और गुस्से से गंगा को घूरने लगे। तभी उसके पिता रघुनाथ ने गुस्से में कहा, कलंकिनी, मुझे तो तेरा नाम लेते हुए भी नफरत हो रही है। आखिर तुमने मेरे घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? ऐसा न कहिए पापा, आखिर इस घर से मेरा भी तो कोई रिश्ता है। उसी रिश्ते के वास्ते तो मैं यहाँ आई हूँ। मुझे और मेरे पति को अपना लीजिए पापा। रोते गिड़गिड़ाते हुए गंगा ने कहा, खबरदार जो मुझे पापा कहा। तेरा पापा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तू इस घर को छोड़ कर गई थी। रहा सवाल अपनाने का, तो यह हक अब तुम खो चुकी हो। नहीं पापा नहीं, ऐसा न कहो और ठंडे दिमाग से सोचो कि प्यार करना क्या कोई जुर्म है? आखिर मैं भी तो बालिग हूँ। जब मैं अपना भला बुरा सोच समझ सकती हूँ तो फिर मुझे फैसला लेने का हक क्यों नहीं है? और फिर चाहे बातें भविष्य की हो या जीवन साथी चुनने की, लड़कियों को यह हक जरूर मिलना चाहिए। थोड़ा खुश होकर गंगा ने कहा, तू मुझे हक के बारे में समझा रही है। अगर तू इतना ही समझदार होती तो अपनी ही जाति के लड़के से शादी करती, ना कि किसी दूसरी जाति के लड़के से। गंगा के पिता ने कहा, दूसरी जाति के लड़के क्या इंसान नहीं होते? क्या उनमें समझदारी नहीं होती? इसकी मिसाल तो रमेश ही है, जिन्होंने मुझे जिंदगी की सारी खुशियां दे रखी है। कोई कमी महसूस
नहीं होने दी है उन्होंने। मैं इस तरह के जात-पात के भेदभाव को नहीं मानती, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करता हो, आपस में दूरियाँ बढ़ाता हो। मैं केवल इंसानियत की जात को जानती हूँ, व मानती हूँ। गंगा बोलती चली गई, बस करो अपनी यह बकवास और उस रमेश के साथ यहाँ से चलती बनो। इस बार खींचते हुए गंगा का भाई राहुल बोला, भैया मुझे जो चाहो कर लो, मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन उनके बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती, क्योंकि एक पत्नी अपने सामने पति की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, तब तो मुझे तुम्हारे पति की बेइज्जती करनी ही होगी, वह भी तुम्हारे सामने। नजरें तिरछी करते हुए राहुल बोला, क्या यह तुम कह रहे हो, जबकि तुम भी किसी के पति हो और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी है? महाभारत रच मचा दूंगी मैं यहाँ। तुम क्या समझते हो अपने आप को कि वे तुम से कमज़ोर हैं? वे पुलिस में है, उनसे टकराना तुम्हें महँगा पड़ेगा भैया। हाँ, मैं यदि चाहूँ तो तुम्हारी पत्नी के सामने तुम्हारी बेइज्जती ज़रूर करवा सकती हूँ, ताकि तुम बेइज्जती के दर्द को महसूस कर सको, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि तुम्हारी तरह कुछ करने से पहले कुछ सोच समझ ना सकूँ। औरत हूँ, इसलिए औरत का दर्द समझती हूँ, लिहाजा ऐसा कुछ नहीं करना चाहूँगी जिससे कि भाभी के मन में दुःख हो। गंगा की बातें सुन कर उसकी भाभी सुबक पड़ी और उससे आगे बढ़कर गंगा को गले लगा लिया। रेखा, यह तुम क्या कर रही हो? दूर हटो उससे, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। खींचते हुए राहुल बोला, रिश्ता है, क्यों नहीं, खून का रिश्ता है हमारा, इसलिए अपनी बहन को अपना लीजिए। इसने ठीक ही कहा है कि जात-पात कुछ नहीं होता, होती है तो केवल इंसानियत, और इंसानियत का रिश्ता। गंगा की तरफदारी लेते हुए उसकी भाभी ने कहा, मानो वह भी इंसानियत के रिश्ते को ही अहमियत दे रही हो, लेकिन रेखा की बातें सुनकर राहुल बौखला गया। वह गुस्से से बोला, रेखा, लगता है इसके साथ-साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। कहीं अभी राहुल अपनी बातें पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी वहाँ रमेश आ गया और समझ सूझबूझ का परिचय देते हुए गंभीरता से बोला, गंगा, अब चलो यहाँ से, बहुत हो चुकी तुम्हारी बेइज्जती। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मैंने सब कुछ सुन लिया है और जान लिया कि ये लोग ऐसे पत्थर दिल इंसान हैं जो जात-पात का ढोंग रच कर समाज को गंदा करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप अ, मुझे समझ आ अब मुझे समझ में आ गया कि मैंने यहाँ आकर कितनी बड़ी भूल की है। ले चलिए मुझे, अब एक पल भी मैं यहाँ रुकना नहीं चाहूँगी। उठते हुए गंगा बोली और अपने पति रमेश का हाथ थामकर घर से बाहर जाने लगी। उसकी छोटी बहन ने दौड़कर गंगा का हाथ थाम लिया और सिसकते हुए बोली, दीदी मत जाओ मुझे छोड़कर। मत जाओ पगली, मैं कहाँ तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। हाँ, जात-पात और उन बुरे रिवाजों को छोड़कर जा रही हूँ, जिसे माँ, पापा व भैया ने अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। मैं यहाँ नहीं आऊँगी तो क्या हुआ? तुम तो अपनी दीदी के घर आ सकती हो। गंगा बोली, ज़रूर आऊँगी दीदी। उसकी बहन ने खुश होकर कहा, मैं इंतज़ार करूँगी। प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए गंगा ने कहा और अपने पति रमेश के साथ लौट आई अपनी दुनिया में। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब